हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल द कोडर्स टीवी। तो आज हमारी जो है नई सीरीज़ एक स्टार्ट हो रही है, हमारी स्प्रिंग बूट की सीरीज़। तो स्प्रिंग बूट की सीरीज़ स्टार्ट करने से पहले ये बताना चाहेंगे कि हम लोगों ने अभी तक स्प्रिंग फ्रेमवर्क में कौन कौन से मॉड्यूल्स स्प्रिंग के कवर कर लिए हैं। तो हम लोगों ने स्प्रिंग कोर समझ लिया है, स्प्रिंग ORM समझ लिया है, और स्प्रिंग ORM से भी पहले स्प्रिंग JDBC। तो हम लोगों ने कहाँ से स्टार्टिंग करी है? सबसे पहले हम लोगों ने स्प्रिंग कोर समझा, उसके बाद हम लोगों ने स्प्रिंग JDBC समझा, उसके बाद हम लोगों ने स्प्रिंग ORM समझा, ठीक है। और हम लोगों ने साइड से अलग से जो है हाइबरनेट की सीरीज़ भी देखी थी, वो भी समझी। अब बात आती है स्प्रिंग बूट की। तो स्प्रिंग बूट क्या है? वो भी वेब एप्लीकेशन बनाने के काम आता है तुम्हारी, मतलब वेबसाइट्स बनाने के काम आता है। लेकिन स्प्रिंग बूट को समझने से पहले ये समझ लेते हैं कि जब हमारे पास सर्वलेट था और हमारे पास उसके बाद सर्वलेट के बाद स्प्रिंग MVC भी आया वेबसाइट्स क्रिएट करने के लिए, जो कि स्प्रिंग का ही एक मॉड्यूल है। तो फिर हम लोगों को स्प्रिंग बूट की क्या ज़रूरत पड़ी, जब हमारे पास सर्वलेट का एनहांसमेंट ऑलरेडी स्प्रिंग MVC ने कर दिया था, ठीक है। तो सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि एक्चुअली में जो है व्हाट इज़ द स्प्रिंग बूट, वाई स्प्रिंग बूट नीडेड व्हेन वी ऑलरेडी हैव स्प्रिंग MVC। तो सबसे पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि सर्वलेट्स में क्या क्या प्रॉब्लम थी और स्प्रिंग MVC क्यों आया। फिर हम लोग ये देखेंगे कि स्प्रिंग MVC में क्या क्या प्रॉब्लम्स थी तो स्प्रिंग बूट क्यों आया। तो पूरी पिक्चर क्लियर हो जाएगी, ठीक है। अगर किसी को सर्वलेट नहीं भी पता होगा तो वो इसी वीडियो से समझ लेगा कि सर्वलेट्स क्या था, उसमें क्या क्या प्रॉब्लम हुई, उसके बाद स्प्रिंग MVC क्यों आया, उसमें क्या प्रॉब्लम्स हुई, और फिर स्प्रिंग बूट आया तो उसमें क्या क्या एनहांसमेंट हुए। तो सबसे पहले बात करते हैं कि यहाँ पर सर्वलेट, जब हम लोग ने सर्वलेट के बारे में बेसिकली ये देखते हैं कि सर्वलेट जो होता है उसके अंदर एक इंपॉर्टेंट चीज़ होती है जो कि होती है सर्वलेट कंटेनर, ठीक है। ये सर्वलेट कंटेनर जो होता है ये रिस्पॉन्सिबल होता है तुम्हारी एप्लीकेशन को डिप्लॉय करने के लिए लोकली और रिक्वेस्ट को लेने के लिए। तो प्रोवाइड फाउंडेशन फॉर बिल्डिंग वेब एप्लीकेशंस। तो जब भी हम लोग सर्वलेट्स के थ्रू एप्लीकेशंस क्रिएट करते थे तो ये फाउंडेशन प्रोवाइड करता था वेब एप्लीकेशन को क्रिएट करने के लिए। सर्वलेट इज़ अ जावा क्लास। सर्वलेट कोई अलग चीज़ नहीं है, वो एक जावा क्लास ही है विच हैंडल्स क्लाइंट रिक्वेस्ट, प्रोसेस इट एंड रिटर्न द रिस्पॉन्स। एंड सर्वलेट कंटेनर्स आर द वन विच मैनेज टू मैनी सर्वलेट्स। तो सर्वलेट कंटेनर्स ऐसे सर्वलेट कंटेनर्स जो होता है वो कई सारे सर्वलेट्स को मैनेज करता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोगों ने अभी क्या समझा कि सर्वलेट में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है? सर्वलेट कंटेनर, ठीक है। सर्वलेट की सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है? सर्वलेट कंटेनर। तो ये सर्वलेट कंटेनर जो होता है ये क्या होता है? लोकली अपने अंदर एप्लीकेशन को डिप्लॉय करता है। सर्वलेट कंटेनर एक्चुअली में होता क्या है? कैटेलिना, जिसको हम लोग बोलते हैं कैटेलिना। ये क्या है? सर्वलेट कंटेनर है। सर्वलेट कंटेनर का नाम है ये कैटेलिना। तो ये जो कैटेलिना होता है ये रिस्पॉन्सिबल होता है कि जब भी तुम अपनी सर्वलेट की एप्लीकेशन क्रिएट करते हो तो उसको डिप्लॉय करना अपने अंदर, ठीक है। जो बेसिकली टॉमकैट सर्वर के अंदर ही उसको डिप्लॉय करना, लेकिन ये कैटेलिना क्या है? ये कंटेनर का नाम है, ठीक है। तो अब यहाँ पर सर्वलेट कंटेनर जो होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है कि कई सारी इनपुट रिक्वेस्ट को लेना, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर इंटरनली एक चीज़ और होती है जिसको हम लोग बोलते हैं रिक्वेस्ट डिस्पैचर, ठीक है। रिक्वेस्ट डिस्पैचर करके एक चीज़ होती है जो कि रिस्पॉन्सिबल होती है कि जब यूज़र एक इनपुट रिक्वेस्ट मारे, लेट सपोज यूज़र ने कोई एक API हिट करी, /user/get all करके एक API उसने हिट करी, तो सबसे पहले रिक्वेस्ट जो है वो तुम्हारी सर्वलेट कंटेनर के पास जाएगी। उसके अंदर एक रिक्वेस्ट डिस्पैचर होता है। तो रिक्वेस्ट डिस्पैचर होता है जो वो web.xml का यूज़ करता है, ठीक है। एक फ़ाइल होती है web.xml जो कि हम लोग ये देखो इस तरीके की फ़ाइल होती है। तो ये web.xml का यूज़ करता है ये पता लगाने के लिए कि कौन सा सर्वलेट उसको कॉल करना है, ठीक है। तो अभी तुम यहाँ पर ये अगर web.xml देखोगे, web.xml देखोगे तो इसके अंदर तुम देख सकते हो सबसे पहले क्या है? ये सर्वलेट का नाम है और ये सर्वलेट का क्लास है। तो अब ये सर्वलेट कौन से URL से कॉल होगा उसके बारे में यहाँ मेंशन किया गया है ये, ठीक है। मतलब जब भी यूज़र इनमें से कोई भी URL फायर करेगा तो उसको ये सर्वलेट कॉल कर देना है। ये सर्वलेट कंटेनर का काम होगा, ठीक है, कि जब भी यूज़र कोई भी URL को फायर करे, इनमें से ये URL अलग अलग दे रखे हैं तो सर्वलेट कंटेनर को ये वाला सर्वलेट कॉल कर देना है, ठीक है। तो जब भी रिक्वेस्ट सबसे पहले रिक्वेस्ट डिस्पैचर के पास आती है
जो कि सर्वलेट कंटेनर के अंदर होता है। तो रिक्वेस्ट डिस्पैचर का काम ये होता है कि web.xml फाइल है उसके अंदर जाके देखो और ये पता लगाओ कि /user/getAll ये जो API यूज़र ने हिट करी है ये कौन से सर्वलेट से बिलोंग करती है। ठीक है, तो जैसा ही उसको यहाँ पर URL पैटर्न देख के पता चल गया, जैसे कि देखो यहाँ पर भी URL पैटर्न है कि /demoservlet2, अगर इसको जूम करके दिखाएं तो ये देखो /demoservlet2, तो इससे पता चलता है कि उसको कौन सा सर्वलेट कॉल करना है, demoservlet2 कॉल करना है। ठीक है, तो जैसे ही रिक्वेस्ट डिस्पैच जो तुम्हारा रिक्वेस्ट डिस्पैचर होता है उसने ये चीज़ डिसाइड कर लिया कि web.xml को देख करके कि उसको कौन सा सर्वलेट कॉल करना है, वो तुरंत क्या करेगा, उसी सर्वलेट को इन्वोक कर देगा, इन्वोक पर्टिकुलर सर्वलेट, और वो सर्वलेट बाद में रिस्पॉन्स दे देगा। तो यहाँ से तुमको 3 चीज़ें समझ में आती हैं। सबसे पहली चीज़ क्या होती है, रिक्वेस्ट जो होती है वो तुम्हारी कहाँ जाती है, रिक्वेस्ट जो यूज़र हिट करता है वो तुम्हारी कहाँ जाती है, डिस्पैचर सर्वलेट के पास। डिस्पैचर सर्वलेट क्या करता है, डिस्पैचर सर्वलेट जो होता है वो web.xml को देखता है, वो web.xml को ये देखता, उसके अंदर ये देखता है कि ये जो रिक्वेस्ट आ रही है /user/getAll ये कौन से सर्वलेट से बिलोंग करती है। ठीक है, फिर उसके बाद जब उसको पता चल जाता है कि वो इस सर्वलेट से बिलोंग करती है, मतलब जिस भी पर्टिकुलर सर्वलेट से वो बिलोंग करती है, तो डिस्पैचर सर्वलेट जो होता है वो पर्टिकुलर सर्वलेट कॉल कर देता है। ठीक है, तो ये स्टेप्स होते हैं। अब उसके बाद हम लोग एक सर्वलेट को लिखने के लिए कितने एफर्ट्स करते थे वो हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले तुम यहाँ लेफ्ट में देखोगे, यहाँ पर सर्वलेट 1 हम लोगों ने क्रिएट किया हुआ है। ठीक है, इसको थोड़ा सा जूम कर देते हैं तो तुम यहाँ देख सकते हो हम लोगों ने एक सर्वलेट क्रिएट किया गया है, और ये @web सर्वलेट जो हम लोगों ने एनोटेशन लगाया हुआ है। ठीक है, ये जो @web सर्वलेट एनोटेशन लगाया, इसके थ्रू हमने ये बताया है कि ये सर्वलेट कौन सी API हिट करने से कॉल होगा, /demoservlet1, और इसके बाद कुछ भी हो। स्टार का मतलब ये होता है कि अगर किसी बंदे ने लिख दिया /demoservlet1/* तो इसका मतलब ये होता है, ये इसको छोटे वे में समझते हैं थोड़ा। अगर किसी बंदे ने ये लिख दिया /user/* तो अगर कोई भी API बंदा हिट करता है जिसके स्टार्टिंग में /user लगाए और बाद में कुछ भी हो, तो उसको demoservlet1 कॉल करना है। लेट सपोज अगर किसी ने /user/v1/get user अगर हिट कर दिया, get user की API मान लो कोई ऐसी API हिट कर दिया, तो सर्वलेट रिक्वेस्ट डिस्पैचर जो होगा वो ये देखेगा कि /user खाली देखेगा कि /user जो है वो कौन से सर्वलेट को बिलोंग करता है, वो बोलेगा कि सर्वलेट 1 को बिलोंग करता है, तो वो सर्वलेट 1 कॉल कर देगा। ठीक है, अब सर्वलेट 1 के अंदर तुम इंटरनली और भी डिफाइन कर सकते हो कि कौन सा, लेट सपोज अगर /user के अंदर उसने /get user कॉल किया है तो ये कॉल करना है, और अगर मान लो उसने कॉल किया है /get admin कॉल किया है तो ये कॉल करना है, या नॉर्मल / कॉल किया है मतलब /user/ कॉल किया है तो तुमको लेट सपोज ये कॉल करना है। अगर उसने /user/get user कॉल किया है लेट सपोज तो ये कॉल करना है। फिर उसके बाद अगर उसने /user/get admin कॉल किया है तो तुम्हें ये कॉल करना है। तो इंटरनली मतलब पहले इतना हिस्सा चेक होगा /user किस सर्वलेट से बिलोंग करता है, तो वो सर्वलेट 1 से बिलोंग करता है। अब उसके अंदर ये जो सेकंड हिस्सा है URL का, मतलब ये वाला हिस्सा जो है वो सेकंड हिस्सा देखेगा कि ये सेकंड हिस्सा जो है इतना हिस्सा किससे बिलोंग करता है। अगर / है खाली तो यहाँ पर कुछ और कोड हम लिख देंगे इधर डू समथिंग की जगह। अगर /get user है, /user/get user है, मतलब सेकंड पार्ट get user है, तो हम जो else if सेकंड वाला एग्जीक्यूट करेंगे, और अगर /get admin है तो थर्ड वाला else if एग्जीक्यूट करेंगे। इस तरीके से काम होता है। इसी तरीके से सर्वलेट 2 है। अब सर्वलेट 2 का जो API सर्वलेट 2 है उसकी API हम लोगों ने बनाई है /demoservlet2, तो अगर कोई भी बंदा ये API हिट करता है तो सर्वलेट 2 कॉल हो जाता है। लेकिन ये सब सारी चीज़ें मेंशन किधर होती हैं कि कब कौन से URL पे कौन सा सर्वलेट कॉल करना है, वो होता है web.xml के अंदर। तुम देखोगे यहाँ पर लिखा हुआ अगर कोई भी /demoservlet1 कॉल करता है, या फिर /demoservlet1/first endpoint /demoservlet1/second endpoint, अगर इन तीनों चीज़ों में से बंदा कोई भी कॉल करता है तो उसको कौन सा सर्वलेट कॉल करना है, demoservlet1 कॉल करना है। उसी तरीके से यहाँ पर पहले हम लोग सर्वलेट की नाम लिखते हैं, उसकी क्लास लिखते हैं, फिर उसकी मैपिंग लिखते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम लोग लिखते हैं अबाउट सर्वलेट, ठीक है, और यहाँ पर उस सर्वलेट की मैपिंग लिखते हैं सेकंड में। इसी तरीके से यहाँ पर हम लोगों ने ये सेकंड सर्वलेट क्रिएट किया,
सेकंड सर्वलेट की मैपिंग हम लोग ने उसकी इंफॉर्मेशन लिखी कि उसका नाम क्या है, उसकी क्लास क्या है। उसके बाद उसकी मैपिंग लिखी कि अगर कोई भी बंदा स्लैश डेमो सर्वलेट 2 हिट करता है तो डेमो सर्वलेट 2 कॉल हो जाए। ठीक है, इस तरीके से हम लोग सर्वलेट में काम किया करते थे। ठीक है, तो अब यहाँ से पता चलेगा देयर आर सर्टेन प्रॉब्लम विच स्प्रिंग फ्रेमवर्क सॉल्व्स। तो अब जैसे जैसे देखो यहाँ पर अब जैसे जैसे हम लोग आगे पता चलेगा कि यहाँ पर स्प्रिंग फ्रेमवर्क जो आया उसने क्या क्या चीज़ें सॉल्व करी। रिमूवल ऑफ वेब डॉट एक्सएमएल, सबसे पहली चीज़ तो ये जो वेब डॉट एक्सएमएल थी जिसको हम लोग बोलते हैं डिप्लॉयमेंट डिस्क्रिप्टर। ठीक है, यहाँ पर हम लोग इसको क्या बोलते हैं, डिप्लॉयमेंट डिस्क्रिप्टर। ये जो वेब डॉट एक्सएमएल फाइल है इसको हम लोग बोलते हैं डिप्लॉयमेंट डिस्क्रिप्टर। ये मतलब बताता है कि कौन सी सर्वलेट कॉल होगा किस एपीआई को हिट करने से, ये बताता है, वेब डॉट एक्सएमएल बताता है। ठीक है, और ये चीज़ रेफर कौन करता है, रिक्वेस्ट डिस्पैचर जो होता है वो हमेशा जब भी उसके पास रिक्वेस्ट आती है रिक्वेस्ट डिस्पैचर के पास, तो वो वेब डॉट एक्सएमएल को खोल के देखता है कि जो रिक्वेस्ट आई है वो किस सर्वलेट से बिलोंग करती है। ठीक है, आई होप समझ में आ गया हो। देयर आर सर्टेन प्रॉब्लम विच स्प्रिंग फ्रेमवर्क सॉल्व। पहली चीज़ होती है रिमूवल ऑफ वेब डॉट एक्सएमएल। तो जैसे जैसे तुम्हारी एप्लीकेशन बड़ी होती जाएगी तुम सोचो ये वेब डॉट एक्सएमएल के अंदर कितना कोड बढ़ जाएगा। अभी हमने खाली 2 एपीआई यहाँ पर क्रिएट करी है, मतलब एक सर्वलेट 1 क्रिएट किया, एक सर्वलेट 2 क्रिएट किया है, और इतना बड़ा हमें कोड लिखना पड़ गया। ठीक है, तो जैसे जैसे यहाँ पर हमारी जो है एपीआईज बढ़ती जाएंगी वेब डॉट एक्सएमएल के अंदर कोड उतना ही जो है बढ़ता चला जाएगा, और आगे चल के इसको समझना, इसकी रीडेबिलिटी जो है वो डाउन हो जाएगी। तो यहाँ पर हम लोगों ने तुम देखो वही चीज़ लिखी है, इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट इन टर्म्स ऑफ रीडेबिलिटी। ठीक है, रीडेबिलिटी जो है वो इसकी काफ़ी घट जाएगी, यहाँ पर रीडेबिलिटी जो है वो उसकी काफ़ी घट जाएगी। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इट बिकम्स वेरी लेंदी इन टर्म्स ऑफ लाइन ऑफ कोड। लाइन ऑफ कोड में ये काफ़ी हैवी हो जाएगा और रीडेबिलिटी काफ़ी घट जाएगी। स्प्रिंग फ्रेमवर्क प्रोवाइड सम पावरफुल एनोटेशंस बेस्ड कॉन्फ़िगरेशन। विद द यूज ऑफ एनोटेशन देयर वी कैन देयर वर लॉट ऑफ कॉन्फ़िगरेशन विच यूजर डोंट नीड टू डू। तो यहाँ पर जैसे हम लोगों ने इतनी सारी कॉन्फ़िगरेशन करी ये बताने के लिए कि अगर ये एपीआई कॉल होए तो ये सर्वलेट कॉल करना है। स्प्रिंग फ्रेमवर्क में वो सारी चीज़ें नहीं करनी होती हैं। तो पहली बात तो रिमूवल ऑफ वेब डॉट एक्सएमएल हो गया जो कि स्प्रिंग रिमूव करता है। उसके बाद बात आती है इन्वर्जन ऑफ कंट्रोल, आईओसी कंटेनर। तो आईओसी कंटेनर क्या होता है, ये बेसिकली एक तरीके, आईओसी कंटेनर इज एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट। मतलब स्प्रिंग फ्रेमवर्क एक आईओसी कंटेनर देता है। आईओसी कंटेनर का मतलब एक चीज़ होती है जिसको बोलते हैं एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट। अगर स्प्रिंग कोर की सीरीज़ देखी होगी तो उसमें बताया है हमने। तो आईओसी कंटेनर जो होता है वो क्या काम करता है, वो पूरी तुम्हारे ऑब्जेक्ट्स की लाइफ साइकिल को मैनेज करता है। डिपेंडेंसी इंजेक्शन ये सब जितना भी होता है ये मैनेज करता है। अगर स्प्रिंग कोर की सीरीज़ देखी है तुमने तो तुमको पता होगा डिपेंडेंसी इंजेक्शन क्या होता है। बेसिकली डिपेंडेंसी इंजेक्शन इज द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ आईओसी कंटेनर। तो यहाँ पर जो है स्प्रिंग फ्रेमवर्क आईओसी कंटेनर प्रोवाइड कराता है। तो आईओसी कंटेनर जो होता है वो बेसिकली क्या होता है, तुम्हारे ऑब्जेक्ट की लाइफ साइकिल को पूरी मैनेज करना, फ्रॉम स्टार्टिंग टिल डिलीटिंग ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। मतलब स्टार्टिंग से ऑब्जेक्ट को लेकर क्रिएट करना, उसको मैनेज करना और उसको डिलीट तक करने को लेकर के। स्प्रिंग एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट ये जो है यही तुम्हारा इन्वर्जन ऑफ कंट्रोल है, मतलब आईओसी कंटेनर है। जैसे हमारे पास सर्वलेट में कंटेनर होता था, सर्वलेट में हमारे पास क्या कंटेनर होता था, कैटेलिना। सर्वलेट का कंटेनर होता था कैटेलिना। उसी तरीके से स्प्रिंग फ्रेमवर्क का भी एक कंटेनर है जिसको बोलते हैं आईओसी कंटेनर, इन्वर्जन ऑफ कंट्रोल कंटेनर। तो जैसे इसका नाम बता रहा है इन्वर्जन ऑफ कंट्रोल, तो इसका आईओसी कंटेनर अब क्या होता है, इसमें एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट होता है। तो जैसे हम लोगों ने स्प्रिंग सर्वलेट में देखा था कि उसका कंटेनर होता है कैटेलिना, वैसे ही स्प्रिंग में कंटेनर होता है एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट, और उस कंटेनर को हम लोग बोलते हैं आईओसी कंटेनर। तो स्प्रिंग एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट रिप्रेजेंट्स द आईओसी कंटेनर दैट होल्ड ऑल द बीन्स। तो स्प्रिंग का जो आईओसी कंटेनर होता है वो सारी बीन्स को होल्ड करता है एप्लीकेशन के अंदर, और इसका वो रिस्पॉन्सिबल होता है बीन को इनिशियलाइज करने से लेकर के उसको कॉन्फ़िगर करने से लेकर के टिल उसका डिस्ट्रॉइंग तक का, मतलब टिल जब तक कि वो बीन खत्म, मतलब डिलीट ना हो जाए। ठीक है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ द स्प्रिंग इज आईओसी कंटेनर और डिपेंडेंसी इंजेक्शन। ठीक है, तो ये जो डिपेंडेंसी इंजेक्शन होता है इसका मतलब ये होता है कि जब एक क्लास, ये भी हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है स्प्रिंग कोर में, जब एक क्लास जो है किसी दूसरे क्लास के ऑब्जेक्ट पर डिपेंडेंट रहे। ठीक है, तो अभी अगर तुमको यहाँ पर पेमेंट को ऑब्जेक्ट डायरेक्टली बनाने को बोल दिया जाए, ठीक है, पेमेंट P इज इक्वल्स टू न्यू
पेमेंट इस तरीके से, तो तुम डायरेक्टली इस ऑब्जेक्ट को अभी यूज़ में नहीं ले सकते हो। ठीक है, डायरेक्टली इस ऑब्जेक्ट को तुम अभी यूज़ नहीं कर सकते हो। क्यों? क्योंकि ये जो पेमेंट क्लास है ये डिपेंडेंट है अभी यूज़र क्लास के ऑब्जेक्ट पे। तो तुमको पहले इस तरीके से यूज़र क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, उसके बाद तुमको पेमेंट का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, और पेमेंट का ऑब्जेक्ट को यूज़ करके तुम्हें यूज़र के ऑब्जेक्ट को सेट करना होगा। उसके बाद ही तुम जो है ये इस पेमेंट के ऑब्जेक्ट को यूज़ कर पाओगे। तो यहाँ पर क्या है, ये तुम्हारा स्प्रिंग जो है ये ऑटोमेटिक ये सारी चीज़ें करता है। ठीक है, स्प्रिंग ये सारी चीज़ें जो है ऑटोमेटिक कैसे करता है, हमको बस यहाँ पर क्या लगा देना है, जो प्राइवेट यूज़र ये वाली जो हमारी क्लास है इसके ऊपर हमें सिंपली लगा देना है @AutoWire। ठीक है, @AutoWire सिंपली लगा देना है। तो स्प्रिंग फ्रेमवर्क जो है वो इतना स्मार्ट है कि वो ऑटोमेटिक जो है यूज़र क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएगा और इसके अंदर इंजेक्ट कर देगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें तुमको अब समझ में आ रहा होगा जो हम लोगों ने स्प्रिंग कोर में पढ़ा था। डिपेंडेंसी इंजेक्शन क्या होता है, कितने तरीके से हम डिपेंडेंसी इंजेक्ट कर सकते हैं। हम लोगों ने तो अगर तुमको याद होगा हम लोगों ने XML के अंदर जो है प्रॉपर्टी टैग लगा के, प्रॉपर्टी टैग का यूज़ करके, कंस्ट्रक्टर टैग का यूज़ करके, पी स्कीमा का यूज़ करके जो है डिपेंडेंसी इंजेक्शन किया था। तो ये चीज़ वही है, वही कॉन्सेप्ट सब यहाँ यूज़ हो रहे हैं। इसीलिए ये कहा जाता है कि स्प्रिंग बूट पढ़ने से पहले स्प्रिंग कोर को देख लो। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या @AutoWire सिर्फ इतना लगाने से स्प्रिंग क्या करेगा, यूज़र का ऑब्जेक्ट ऑटोमेटिक क्रिएट करेगा और उसके बाद पेमेंट के अंदर उसको इंजेक्ट करेगा, और जब सारा काम खत्म हो जाएगा, पूरा कोड खत्म हो जाएगा, तो उसको डिलीट भी कर देगा ऑब्जेक्ट को। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं स्प्रिंग प्रोवाइड कराता है, जो कि सर्वलेट में नहीं थी। ठीक है, अभी यही सर्वलेट में होते तो हम लोगों को इस तरीके से खुद से कोड लिखना पड़ता अभी, लेकिन यहाँ पर क्या हो गया, हमने सिर्फ @AutoWire लगा दिया और यूज़र का ऑब्जेक्ट जो है पेमेंट क्लास के अंदर यहाँ सेट हो गया। ठीक है, तो अब यहाँ पर @component और @AutoWire क्या होता है, ये हम लोगों ने ऑलरेडी जो है अपनी स्प्रिंग कोर की वेब सीरीज़ में समझा था। @component क्या होता है, इसको लगाने से स्प्रिंग को ये पता चल जाता है कि अब उसको इस क्लास की बीन बनानी है। ठीक है, तो तुमको याद होगा जब हम लोगों ने बेसिकली स्प्रिंग कोर पढ़ा था तो तुमको पता होगा कि सबसे पहले हम लोग बीन टैग लगाते हैं यहाँ पर, फिर उसका जो है क्लास देते हैं इस तरीके से, फिर जो है हम लोग उसका नेम देते हैं इस तरीके से। ठीक है, और उसके बाद प्रॉपर्टी टैग लगाते हैं, फिर उसके बाद रेफरेंस इक्वल्स टू यहाँ पर करके उसको इंजेक्ट करते हैं बीन को, जो भी हमें चाहिए होता है बीन। ठीक है, इसके भी पहले हमको यहाँ पर बीन टैग लगा करके यूज़र की बीन क्रिएट करनी पड़ती थी। तो अगर स्प्रिंग कोर तुमको याद हो, तुमने यहाँ देखा होगा स्प्रिंग कोर में, ये देखो डिपेंडेंसी इंजेक्शन यहाँ पर है, वेज ऑफ इंजेक्टिंग डिपेंडेंसीज। तो तुमने ये देखो यहाँ पर देखा होगा, इधर एक सेकेंड, ये क्रिएटिंग मेवन प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल मेथड्स ऑटो वायरिंग। ठीक है, तो XML बेस्ड ऑटो वायरिंग। तो तुमने यहाँ ये देखो इस चीज़ को देखो कि हाँ, जैसे यहाँ पर एड्रेस क्लास है, एम्प्लॉय क्लास है, ये देखो एम्प्लॉय क्लास एड्रेस क्लास के ऊपर डिपेंडेंट है। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या करा, सबसे पहले यहाँ पर एड्रेस क्लास का हम लोगों ने बीन बनाई इस तरीके से। ठीक है, और उसके बाद हम लोगों ने अपनी एम्प्लॉय क्लास के अंदर ये देखो उसको इंजेक्ट कर दिया। ठीक है, हम लोगों ने AutoWire का यूज़ करके इंजेक्ट कर दिया, AutoWire बाय टाइप करके। ठीक है, तो उसी तरीके से यहाँ पर स्प्रिंग बूट के अंदर क्या होता है, स्प्रिंग बूट में भी तुम्हारा यही है कि @component हम लोगों ने वहाँ पर भी समझा था, @component लगा देने से स्प्रिंग जो है इस क्लास की बीन ऑटोमेटिक क्रिएट कर देगा। ठीक है, और फिर उसके बाद यहाँ पर @AutoWire लगा देंगे तो उसको इंजेक्ट भी कर देगा। ठीक है, तो सर्वलेट में एक प्रॉब्लम और भी होती थी, डिफ़िकल्ट टू मैनेज REST APIs, हैंडलिंग डिफरेंट HTTP मेथड्स, रिक्वेस्ट पैरामीटर मैपिंग बिकम्स वेरी डिफ़िकल्ट। तो सर्वलेट में क्या होता था, यहाँ पर देखो अगर गेट मैपिंग है तो हम लोगों को डू गेट मेथड के अंदर लिखना पड़ रहा है, अगर मान लो पोस्ट मैपिंग है तो डू पोस्ट एक मेथड यहाँ नीचे क्रिएट करो, अगर पुट मैपिंग है, मान लो गेट रिक्वेस्ट है तो गेट मेथड इस तरीके से क्रिएट करो, अगर पुट रिक्वेस्ट है तो पुट मेथड क्रिएट करो, अगर पोस्ट रिक्वेस्ट है तो पोस्ट मेथड क्रिएट करो। तो मतलब सर्वलेट में इतनी प्रॉब्लम्स होती थी कि यहाँ पर हम लोगों को अलग अलग रिक्वेस्ट के हिसाब से अलग अलग मेथड्स क्रिएट करने पड़ते थे। ठीक है, तो स्प्रिंग तुम्हारा जो स्प्रिंग फ्रेमवर्क है वो इसी चीज़ को सॉल्व करता है। ठीक है, डिप्लॉइंग एंड मैनेजिंग सर्वलेट एप्लीकेशन इज़ टफ। सर्वलेट एप्लीकेशन में तुमको डिप्लॉयमेंट काफ़ी टफ होता था यहाँ पे। In servlet based application, first manually you have to add a jar file of Tomcat server।
तो सबसे पहले तुमको इंटरनेट से जा करके जार फाइल डाउनलोड करनी पड़ती थी, फिर अपने प्रोजेक्ट को बिल्ड करना पड़ता था, उसकी वॉर फाइल क्रिएट करनी पड़ती थी और फिर उसको अपने टॉमकैट के अंदर डिप्लॉय करना पड़ता था। इतनी सारी चीज़ें करने के बाद तब तुम्हारा सर्वलेट एप्लीकेशन रन करती थी। लेकिन स्प्रिंग एमवीसी में क्या है, स्प्रिंग एमवीसी में ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पर ऑटोमेटिक जो है तुम्हारा डिप्लॉयमेंट हो जाता है स्प्रिंग एमवीसी के अंदर, ठीक है। तो इसलिए जो है स्प्रिंग एमवीसी बेटर है, इतने सारे रीजंस हो से, ठीक है। तो कौन कौन से रीजंस थे एक बार देख लेते हैं। रिमूवल ऑफ वेब डॉट एक्सएमएल, स्प्रिंग एमवीसी ने ये इतनी बड़ी वेब डॉट एक्सएमएल रिमूव कर दी। इन्वर्जन ऑफ कंट्रोल आ गया, मतलब ऑब्जेक्ट्स का क्रिएशन से लेकर उसका डिस्ट्रॉइंग तक का जो फेज़ होता है उसको मैनेज करना। उसके बाद स्प्रिंग एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट जो है बेसिकली तुम्हारा, तो जो तुम्हारा स्प्रिंग एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट है, स्प्रिंग एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट जो है तुम्हारा यहाँ पर सारी बीन्स की टेक केयर करता है कि कब उसको क्रिएट करना है, इनिशलाइज करना है, कॉन्फ़िगर करना है, सारी चीज़ों को वो स्प्रिंग कंटेनर देखता है, एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो उसके बाद ये सारी चीज़ें हो गई। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट है तुम्हारा डिपेंडेंसी इंजेक्शन। सबसे इंपॉर्टेंट है डिपेंडेंसी इंजेक्शन कि वो चीज़ को रिजॉल्व करता है, नहीं तो अगर वो रिजॉल्व ना हो तो टाइट कपलिंग हो जाती है वो, ठीक है। तो यहाँ पर तुम देख सकते हो सिर्फ एनोटेशंस का यूज़ कर करके हम लोगों ने काफ़ी सारी चीज़ें अचीव कर ली, ठीक है। उसके बाद तुम्हारा डिप्लॉयमेंट जो होता है सर्वलेट में बड़ा टफ होता है। तुम्हें एक्सटर्नली उसको टॉमकैट को डाउनलोड करो, टॉमकैट को एक्सटर्नली डाउनलोड करने के बाद तुम उसको अपने बिल्ड पाथ में सेट करो, फिर अपने प्रोजेक्ट की वॉर फाइल या फिर जार फाइल क्रिएट करके उसको डिप्लॉय करो। स्प्रिंग एमवीसी में ये सारी चीज़ें इस तरीके की नहीं होती हैं, ठीक है। तो स्प्रिंग एमवीसी में क्या होता है, आइडेंटिफाइंग द कंट्रोलर क्लास। अब स्प्रिंग एमवीसी में कैसे चीज़ें होती हैं, अभी तक तुमने ये देखा कि जो तुम्हारी सर्वलेट होता था उसमें क्या होता था कि जब जो रिक्वेस्ट डिस्पैचर होता था, रिक्वेस्ट डिस्पैचर यूज़र का जो भी वो रिक्वेस्ट देता है उसके यूआरएल को वो देखता था और उसके यूआरएल के अकॉर्डिंग वो वेब डॉट एक्सएमएल में जाकर ढूंढता था कि कौन सा सर्वलेट उसको एग्जीक्यूट करना है। इस तरीके से काम होता था। लेकिन स्प्रिंग एमवीसी में ऐसा कुछ नहीं है। स्प्रिंग एमवीसी में क्या होता है कि डायरेक्टली वो जो है उसको पता चल जाता है कि कौन सा उसको कंट्रोलर कॉल करना है। तो देखो रिक्वेस्ट आती है, यहाँ पर भी सर्वलेट कंटेनर होता है स्प्रिंग एमवीसी में, यहाँ पर भी डिस्पैचर सर्वलेट होता है, लेकिन वेब डॉट एक्सएमएल नहीं होता है यहाँ पे। तो समझ में आया, इसलिए वेब डॉट एक्सएमएल रिमूव हुई है। स्प्रिंग एमवीसी जो है वो भी तुम्हारा बिल्ड ऑन टॉप ऑफ, स्प्रिंग एमवीसी जो है वो भी तुम्हारा जो है बिल्ड ऑन टॉप ऑफ सर्वलेट, बिल्ड ऑन टॉप ऑफ सर्वलेट। स्प्रिंग एमवीसी भी जो है वो तुम्हारा सर्वलेट के टॉप पर ही बना हुआ है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या है, बस वेब डॉट एक्सएमएल नहीं है। तो यहाँ पर जब रिक्वेस्ट आती है तो सर्वलेट कंटेनर को कैसे पता चलता है कि कौन सा उसको कंट्रोलर कॉल करना है। इन दिस केस व्हेन रिक्वेस्ट कम्स विद द यूआरएल पैटर्न लाइक /do पेमेंट, then request goes to servlet container, but now in this case servlet container don't need to find the exact controller class for this particular URL pattern like in servlet case. Servlet container need to check web.xml to find the exact servlet for the particular URL pattern to call the servlet. तो यहाँ पर जो web.xml होती है वो सब यहाँ काम ऑटोमेटिक हो जाता है, खुद ही से सर्वलेट कंटेनर जो है ऑटोमेटिक उसको पता लग जाता है कि कौन सा कंट्रोलर कॉल करना है। स्प्रिंग एमवीसी व्हेन सर्वलेट इन स्प्रिंग एमवीसी व्हेन सर्वलेट कंटेनर गेट द रिक्वेस्ट विद द यूआरएल पैटर्न लाइक /do पेमेंट, इट विल पास द रिक्वेस्ट टू डिस्पैचर सर्वलेट एंड डिस्पैचर सर्वलेट इंटरनली चेक फॉर द यूआरएल पैटर्न विच कंट्रोलर क्लास टू कॉल, ठीक है। तो यहाँ पर डिस्पैचर सर्वलेट खुद ही चेक कर लेता है कि उसको कौन सा कंट्रोलर कॉल करना है, उसको जो है वेब डॉट एक्सएमएल के अंदर जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। नोट डिस्पैचर सर्वलेट इज ऑल्सो नोन एज फर्स्ट कंट्रोलर। ये डिस्पैचर सर्वलेट जो होता है सारे कंट्रोलर से पहले, ये सबसे पहला कंट्रोलर होता है। तो हमारे सारे कंट्रोलर जो हैं बाद में चूज़ किए जाते हैं, ठीक है, कि कौन सा कंट्रोलर कॉल करना है। लेकिन सबसे पहले उन कंट्रोलर को कौन से कंट्रोलर को कॉल करना है वो डिसाइड कौन करता है, डिस्पैचर सर्वलेट डिसाइड करता है, ठीक है। तो यहाँ पर दिस इज़ आवर कंट्रोलर क्लास जस्ट लाइक सर्वलेट, इनसाइड द कंट्रोलर वी हैव द सेपरेट एपीआई। तो जैसे हमारे पास सर्वलेट होता था वैसे ही देखो यहाँ पर हमारे पास कंट्रोलर है। ये सर्वलेट अलग चीज़ होती है, कंट्रोलर अलग चीज़ होती है, ठीक है, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। सर्वलेट जो है वो सर्वलेट के टाइम की चीज़ है, कंट्रोलर जो है वो स्प्रिंग के टाइम की चीज़ है। तो यहाँ पर तुम देख सकते हो @कंट्रोलर लगा है, @रिक्वेस्ट मैपिंग लगी है। इससे ये पता चलता है कि ये कंट्रोलर जो है वो इस एपीआई से कॉल होगा, पेमेंट एपीआई के अंदर, ठीक है।
उसके बाद अब सेकंड चीज़ क्या होती है, यहाँ पर जो है इस पेमेंट कंट्रोलर का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना, ये सारी चीज़ें, और पेमेंट कंट्रोलर के ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने के बाद उसकी एपीआई को कॉल करना, ये सारी चीज़ें जो हैं स्प्रिंग एमवीसी ऑटोमेटिक कर देता है। ठीक है, उसके बाद ये देख रहे हो, क्रिएट इंस्टेंस ऑफ कंट्रोलर क्लास, इन्वोकिंग द कंट्रोलर क्लास, रिटर्निंग द रिस्पॉन्स टू द यूज़र। तो ये सब थ्योरी लिखी है, तुम लोग देख सकते हो। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें जो है स्प्रिंग एमवीसी ऑटोमेटिक कर देता है। तो सबसे बड़ा जो यहाँ पर एक मतलब क्रिटिकल चीज़ को जो मतलब यहाँ पर जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व हुई है वो ये हुई है कि वेब डॉट एक्सएमएल को रिमूव कर दिया गया। सबसे बड़ा दर्द वही था सर्वलेट में, क्योंकि जैसे जैसे तुम्हारी एपीआईज बढ़ती चली जाएंगी वेब डॉट एक्सएमएल का कोड भी बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, अब बात आती है कि स्प्रिंग एमवीसी अगर हम लोग ना यूज़ करते तो क्या प्रॉब्लम थी। एक प्रॉब्लम ये भी मतलब एक है इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम कि स्प्रिंग एमवीसी जो है वो तुमको एक डिज़ाइन पैटर्न भी देता है। एमवीसी डिज़ाइन पैटर्न देता है तुमको स्प्रिंग एमवीसी, ठीक है, जो कि तुम्हारा सर्वलेट में नहीं था। ठीक है, तो एमवीसी डिज़ाइन पैटर्न क्या होता, सर्वलेट में बेसिकली पहले क्या होता था कि वहाँ पर कोई एक मतलब सिस्टम नहीं था अपने कोड को ऑर्गेनाइज करके रखने के लिए। मतलब अब अगर हमारे पास लेट सपोज ये सर्वलेट का कोड है अगर, तो इसके अंदर अगर एक ये पैकेज है तो इसी के अंदर समझ लो तुम सर्वलेट भी भरा पड़ा है, इसी के अंदर जो है तुम्हारा व्यूज़ पार्ट भी भरा है, इसी के अंदर तुम्हारी सर्विस पार्ट भी भरी है इसी पैकेज के अंदर। तो मतलब आगे चल के जैसे जैसे यहाँ पर कोड बढ़ता जाएगा तो समझना बड़ा मुश्किल हो जाता था कि सर्वलेट कौन सा, व्यूज़ कौन सा, सर्विस कौन सा है। तो आगे चल के स्प्रिंग एमवीसी एक डिज़ाइन पैटर्न लेके आता है जिसको बोलते हैं स्प्रिंग एमवीसी। ठीक है, अब स्प्रिंग एमवीसी क्या है, एक तरीके का डिज़ाइन पैटर्न है। वो डिज़ाइन पैटर्न क्या है, उसमें वो तुम्हारे सारे कोड को डिवाइड करके रखता था, मतलब एक ऑर्गेनाइज्ड वे में रखता था। मॉडल्स अलग स्टोर होते थे, व्यूज़ अलग स्टोर होते थे, कंट्रोलर अलग स्टोर होते थे। मॉडल मतलब क्या हो जाता है, जैसे तुम्हारी जावा क्लास होती है, जैसे स्टूडेंट क्लास है, ठीक है, पेमेंट क्लास ऊपर हम लोगों ने देखी। तो इन तरीके की चीज़ों को हम लोग मॉडल बोलते हैं, जो कि डेटाबेस में सेव होने वाली हैं या फिर यूज़र को हम लोग फैच करके देने वाले हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो होती थी उसको हम लोग बोलते थे मॉडल। व्यूज़ क्या होता है, व्यूज़ मतलब फ्रंट एंड पार्ट हो गया तुम्हारी वेबसाइट का। कंट्रोलर क्या होते हैं, कंट्रोलर बेसिकली ये हो गए। तो जैसे ये पेमेंट कंट्रोलर क्लास है तो ये एक अलग पैकेज के अंदर होगी। तो समझ रहे हो, ऐसे मतलब हम लोग कोड को ऑर्गेनाइज वे में जब रखने लगे तो उसको बोलते हैं जो बोलते हैं एमवीसी डिज़ाइन पैटर्न। तो प्रॉब्लम विदाउट एमवीसी डिज़ाइन पैटर्न यही थी कि लेट सपोज यहाँ पर कई सारे कस्टमर हैं हमारे पास और वो तुमको ऑर्डर देने की रिक्वेस्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमारे पास एक ही कॉम्पोनेंट था, एक ही बंदा था जो रिक्वेस्ट को ले भी रहा है, ठीक है, रिक्वेस्ट को ले भी रहा है मतलब ऑर्डर्स को ले भी रहा है, ऑर्डर्स को प्रिपेयर भी कर रहा है और फाइनल डिलीवरी भी दे रहा है। तो ये प्रॉब्लम थी हमारी सर्वलेट में जब हमारे पास एमवीसी डिज़ाइन पैटर्न नहीं था। अब स्प्रिंग एमवीसी जब हमारे पास आ गया, जब हमारे पास स्प्रिंग एमवीसी आ गया तो उसने एमवीसी डिज़ाइन पैटर्न इंट्रोड्यूस किया। तो अब यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर सब अलग अलग बंदे हो गए। ठीक है, एक सेकंड रुको जरा, वो हमने इधर लिख रखा है। स्प्रिंग एमवीसी जब आ गया तो वो किस तरीके से चीज़ें सॉल्व करता है। यहाँ पर अब तुम देख रहे हो, अभी पहले एक ही कंपोनेंट था ये, ठीक है, एक ही कंपोनेंट था यहाँ पर। ठीक है, अब क्या है, मल्टीपल कंपोनेंट्स हो गए। यहाँ पर क्या है, ये बंदा खाली ऑर्डर लेता है, उसको खाली ऑर्डर लेने से मतलब है। ये बंदा जो है, जो नीचे बंदा देख रहा है, वो खाली फूड प्रिपेयर करने का काम करता है, ये बंदा डिलीवरी करने का काम करता है। तो कस्टमर जो थे उन्होंने ऑर्डर दिया, जो बंदा ये जो कंपोनेंट था इसका काम था खाली ऑर्डर लेने का, इसने ऑर्डर ले लिया। अब इसके बाद ऑर्डर लेने के बाद इसने इस कंपोनेंट को रिक्वेस्ट भेज दी कि तुम भैया खाना बनाओ। ठीक है, अब जब खाना बन गया तो इस कंपोनेंट ने रिक्वेस्ट इसको भेज दी कि तुम डिलीवरी करो। ठीक है, तो ये था यहाँ पर एक एडवांसमेंट जो एमवीसी डिज़ाइन पैटर्न जो है सॉल्व करता है। ठीक है, तो ये तुम्हारी एक चीज़ हो जाती है जो कि स्प्रिंग एमवीसी के अंदर होती थी। ठीक है, तो स्प्रिंग एमवीसी के अंदर क्या होता है कि रिक्वेस्ट आती थी, सबसे पहले डिस्पैचर सर्वलेट होता था। डिस्पैचर सर्वलेट डिसाइड करता था कि वो कौन से कंट्रोलर से बिलोंग करती है रिक्वेस्ट। तो यहाँ पर अब डिस्पैचर सर्वलेट को वेब डॉट एक्सएमएल खोलने की जरूरत नहीं पड़ती है, वेब डॉट एक्सएमएल होती ही नहीं है स्प्रिंग एमवीसी में। डिस्पैचर सर्वलेट अपने आप से डिसाइड करने के बाद जो है हैंडलर मैपिंग का यूज़ करके, मतलब ये मैपिंग्स को देख करके खाली, जैसे यूज़र लिखता है ना /API/get_all_user, इसको खाली देखने से ही डिस्पैचर सर्वलेट को पता चल जाता है कि कौन सा कंट्रोलर उसे कॉल करना है। ठीक है, तो यहाँ पर हैंडलर मैपिंग क्या होता है, कंटेन्स मैपिंग फॉर ऑल द कंट्रोलर एंड इट विल टेल डिस्पैचर सर्वलेट टू कॉल विच कंट्रोलर। अब यहाँ पर कई सारे कंट्रोलर पीछे हो सकते हैं, तो बेस्ड ऑन यूज़र का यूआरएल इट विल डिसाइड
डिस्पैचर सर्वलेट बेसिकली डिसाइड विच कंट्रोलर टू कॉल। उसके बाद क्या है, स्प्रिंग एमवीसी के अंदर हम लोग जो है व्यू रिटर्न करते थे, मतलब अब कंट्रोलर ने सारा काम कर दिया, इट विल गेट रिक्वेस्ट, कंट्रोलर विल गेट द रिक्वेस्ट फ्रॉम द फ्रंट कंट्रोलर का मतलब डिस्पैचर सर्वलेट से उसको रिक्वेस्ट मिल जाएगी कि डिस्पैचर सर्वलेट ने बोला है कि भाई तुमको एग्जीक्यूट होना है। इट विल कॉल द इंटरनल सर्विसेज एंड प्रोसेसिंग विल बी डन एंड रिटर्न द व्यू रिजॉल्वर टू फ्रंट कंट्रोलर। सारी प्रोसेसिंग करने के बाद कंट्रोलर अब व्यू रिजॉल्वर रिटर्न कर देगा, मतलब कौन सा उसको व्यू दिखाना है, कौन सा उसको फ्रंट एंड का पार्ट दिखाना है। अब उसके बाद डिस्पैचर सर्वलेट जो है उस फ्रंट एंड वाले पार्ट को रिजॉल्व करेगा, ठीक है। तो ये सब करने के बाद जो है इस तरीके से हमारा आउटपुट आता था। तो ये चीज़ थी हमारी स्प्रिंग एमवीसी के अंदर, ठीक है। तो यहाँ से ये समझ में आता है कि स्प्रिंग एमवीसी ने किस तरीके से जो है काफ़ी सारी मतलब डिफ़िकल्ट चीज़ों को एलिमिनेट किया जो कि हम लोग फेस करते थे सर्वलेट के अंदर, ठीक है। तो एक बार जल्दी से 5 मिनट के अंदर फिर से देख लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें जो है स्प्रिंग बूट में इंट्रोड्यूस्ड हुई। वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है तो बिना देरी के जल्दी से जो है एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो जब सर्वलेट होता था तो सर्वलेट के अंदर web.xml होती थी। web.xml के अंदर हम सारी APIs के बारे में लिखते थे, ये लिखते थे कि कौन सा हमें सर्वलेट एग्जीक्यूट करना है, ये web.xml तुम देख सकते हो, ठीक है। तो ये इस तरीके से हम लोग सर्वलेट क्रिएट करते थे, लेकिन जैसे जैसे आगे कोड बढ़ेगा तो ये web.xml का काफ़ी हैवी हो जाएगा कोड, ठीक है। तो यहाँ पर स्प्रिंग एमवीसी आता है। स्प्रिंग एमवीसी बेसिकली जो है स्प्रिंग फ्रेमवर्क बेसिकली आता है, या फिर कह लो स्प्रिंग एमवीसी आता है। स्प्रिंग एमवीसी के अंदर वेब एक्सएमएल रिमूव हो जाती है। अब हमको वेब एक्सएमएल की ज़रूरत नहीं होती है। वेब एक्सएमएल जो होता है, वेब एक्सएमएल बेसिकली सारी चीज़ों को यहाँ पर एलिमिनेट करता है जो वेब एक्सएमएल के अंदर लिखते हैं। और इससे क्या होता है कि अब हम लोगों को जो डिस्पैचर सर्वलेट होता है, जो बेसिकली रिक्वेस्ट डिस्पैचर होता है, उसको क्या कहते हैं, web.xml की जरूरत नहीं होती है कि कौन सा उसको सर्वलेट कॉल, कौन सा उसको कंट्रोलर कॉल करना है स्प्रिंग एमवीसी के अंदर। उसके साथ साथ वो IOC कंटेनर भी प्रोवाइड कराता है। तो जैसे सर्वलेट में हमारे पास कंटेनर होता है कैटेलिना, वैसे ही IOC कंटेनर जो होता है वो स्प्रिंग का कंटेनर होता है, ठीक है। IOC कंटेनर जो होता है स्प्रिंग का कंटेनर होता है। तो IOC कंटेनर जो होता है उसका मतलब कंटेनर का नाम क्या होता है, IOC कंटेनर जो होता है वो उसका कंटेनर का नाम क्या होता है, एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट। स्प्रिंग एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट रिप्रेजेंट्स द IOC कंटेनर। ये देखो, तो जैसे वहाँ पर सर्वलेट के अंदर कंटेनर होता था और कंटेनर का नाम होता था कैटेलिना, वैसा ही यहाँ पर स्प्रिंग के अंदर भी एक कंटेनर होता है, बस उसको हम लोग IOC कंटेनर बोलते हैं और उस IOC कंटेनर का नाम होता है एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट का यूज़ करके हम लोग इन्वर्जन ऑफ कंट्रोल वगैरह जो है ऑब्जेक्ट्स की लाइफ साइकिल सब पूरी मैनेज करते हैं। उसके बाद डिपेंडेंसी इंजेक्शन सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है जो कि स्प्रिंग एमवीसी लेके आता है, जिसके थ्रू क्या होता है कि जब हमारे पास पहले सर्वलेट होता था तो अगर मान लो पेमेंट क्लास डिपेंडेंट है यूज़र क्लास पे, तो हम लोग पहले पेमेंट का ऑब्जेक्ट बनाते थे, यूज़र का ऑब्जेक्ट बनाते थे, फिर पेमेंट का ऑब्जेक्ट बनाने के बाद उसमें सेट करते थे, ये प्रॉब्लम होती थी, ठीक है। लेकिन अब क्या हुआ, जब हमारे पास स्प्रिंग फ्रेमवर्क आया तो स्प्रिंग एमवीसी जो है उसके अंदर सारी पुरानी स्प्रिंग की फीचर्स होते हैं, जैसे स्प्रिंग कोर हो गया, स्प्रिंग ORM हो गया, ये सब स्प्रिंग कोर बेसिकली हो गया। तो अगर तुमको पता होगा स्प्रिंग कोर हम लोगों ने पढ़ा है, स्प्रिंग कोर हम लोगों ने देखा था, डिपेंडेंसी इंजेक्शन वगैरह क्या होता है, वो सारी चीज़ें स्प्रिंग एमवीसी के अंदर भी आती हैं। तो ये प्रॉब्लम जो थी डिपेंडेंसी इंजेक्शन की, वो हम लोग @autowire एनोटेशन लगा करके सॉल्व कर लेते हैं स्प्रिंग एमवीसी के अंदर। तो ये एक एडवांसमेंट हुआ, ठीक है। सर्वलेट के अंदर डिप्लॉयमेंट बड़ा मुश्किल था, हम लोगों को एक्सटर्नली टॉमकैट को डाउनलोड करना पड़ता था, टॉमकैट सर्वर को, उसको जो है फिर उसके बाद अपनी जो एप्लीकेशन होती थी सर्वलेट एप्लीकेशन, उसको बिल्ड करना पड़ता था, जार फाइल या फिर वॉर फाइल क्रिएट करके जो है अपने डिप्लॉय करना पड़ता था लोकली। स्प्रिंग एमवीसी में क्या है, ऐसा कुछ नहीं होता है, यहाँ पर डिप्लॉयमेंट काफ़ी ईजी होता है। यहाँ पर भी हमको स्प्रिंग टॉमकैट को कॉन्फ़िगर करना पड़ता है, टॉमकैट को डाउनलोड करना पड़ता है, लेकिन हम लोगों को यहाँ पर वॉर फाइल ऑटोमेटिक क्रिएट हो जाती है, जार फाइल ऑटोमेटिक क्रिएट हो जाती है। सर्वलेट में ऐसा नहीं था हालांकि दोनों में ही हम लोगों को, सर्वलेट में भी जो है टॉमकैट को कॉन्फ़िगर करना पड़ता है और यहाँ पर भी स्प्रिंग एमवीसी में भी टॉमकैट को कॉन्फ़िगर करना पड़ता है। फ़र्क इतना है कि सर्वलेट के अंदर हमको अपनी प्रोजेक्ट की जार फाइल खुद क्रिएट करनी पड़ती थी और कमांड चला करके खुद ही डिप्लॉयमेंट करना पड़ता था, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या ऐसा नहीं है, यहाँ पर स्प्रिंग एमवीसी के अंदर जो है सर्वलेट तुम्हें टॉमकैट को तुम्हें खुद ही कॉन्फ़िगर करना होगा, लेकिन क्या कहते हैं
उसका डिप्लॉयमेंट वगैरह वो सब ऑटोमेटिक हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये सब वही है, आइडेंटिफाइंग द कंट्रोलर क्लास बेस्ड ऑन यूआरएल पैटर्न। यहाँ पर स्प्रिंग एमवीसी जो है उसके अंदर भी सर्वलेट कंटेनर होता है और उसके अंदर भी रिक्वेस्ट डिस्पैचर होता है। स्प्रिंग एमवीसी जो है वो बेसिकली तुम्हारा सर्वलेट के टॉप पर ही बना हुआ है, ठीक है। इंटरनली ये भी सर्वलेट को यूज़ करता है, लेकिन बस स्प्रिंग एमवीसी में web.xml फाइल नहीं होती है। तो स्प्रिंग एमवीसी थोड़ा सा मतलब जो है इंटेलिजेंट होता है। ये क्या है, ये यूज़र के यूआरएल को देख के पता लगा लेता है कि कौन सा सर्वलेट उसे कॉल करना है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें ऑटोमेटिक हो जाती हैं, तुम ये आसानी से नोट्स को देख सकते हो ये सब। उसके बाद सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है, सबसे बड़ी चीज़ जो है वो ये सॉल्व करता है स्प्रिंग एमवीसी कि वो एमवीसी डिज़ाइन पैटर्न लेके आता है। तो एमवीसी डिज़ाइन पैटर्न के थ्रू हम लोग जो है अपने कोड को बेसिकली यहाँ पर उसको जो है ऑर्गेनाइज्ड वे में स्टोर कर लेते हैं, ऑर्गेनाइज्ड वे में रखते हैं, जो कि स्प्रिंग विदाउट एमवीसी डिज़ाइन पैटर्न मतलब सर्वलेट में काफ़ी मुश्किल होता था। एक ही कंपोनेंट होता था, वही सारा रिक्वेस्ट लेता था, वही रिक्वेस्ट को प्रोसेस करता था और रिस्पांस देता था। तो यहाँ पर रिस्पांस टाइम भी जो है काफ़ी हाई होता था, टाइम टेकिंग, ठीक है। अब स्प्रिंग एमवीसी जब आया तो एमवीसी डिज़ाइन पैटर्न लेके आया, उसके अंदर क्या है, हम लोग अपने मॉडल्स को अलग जो है ऑर्गेनाइज्ड वे में रखते हैं, व्यूज़ को अलग ऑर्गेनाइज्ड वे में रखते हैं और कंट्रोलर को अलग ऑर्गेनाइज्ड वे में रखते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं स्प्रिंग एमवीसी सॉल्व करता है। लेकिन इतनी पूरी कहानी समझने के बाद अभी भी हमको ये अपने क्वेश्चन का जवाब नहीं मिला कि स्प्रिंग बूट की क्या ज़रूरत है, ठीक है। तो आज की वीडियो में, इतनी बड़ी वीडियो हमें लगता है 40 मिनट से ऊपर वीडियो हो गई होगी, हम लोगों ने ये समझा कि क्या सर्वलेट था, कैसे उसकी वर्किंग होती थी, सर्वलेट में क्या प्रॉब्लम थी, ठीक है, और स्प्रिंग एमवीसी क्यों आया, और जब वो आया तो उसने क्या क्या प्रॉब्लम सॉल्व करी। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ये देखेंगे कि अब स्प्रिंग एमवीसी के अंदर क्या प्रॉब्लम थी और स्प्रिंग बूट उसको क्यों सॉल्व करता है और स्प्रिंग बूट क्यों आया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप पहली वीडियो बहुत ही धमाकेदार लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग। शुभम निगम साइनिंग ऑफ।